सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है आज के न्यू एपिसोड में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। हमारे 100 के होने ही वाले हैं और बस 7000 ही बचे हैं, तो प्लीज हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक है 2K। अगर ये पूरा हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही अपलोड हो जाएगा। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे फैंग और ओल्ड मैन एक जगह पे आ चुके थे, जहां से वो रैंक 8 वाले बंदों पर हमला करते हैं। जहां फैंग उनसे पूछता है आप तो सिर्फ रैंक 6 के हैं, कि आप उनका सामना कर भी पाएंगे। ये सुनकर ओल्ड मैन पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ, जिसपे फैंग मना करते हुए सोचता है ये सिर्फ रैंक 6 पर है और ये रैंक 8 वालों के फाइट के बीच में इंटरफेयर करना चाहते हैं। क्या इससे कुछ फायदा भी होने वाला है? जिसपे ओल्ड मैन कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। जब मैं यंग था तब मैंने हजारों प्रोडिजी को हराया था। यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर है मैं उन्हें भी हरा चुका हूँ। जब मैं तुम्हें बोलूंगा मेंटेलिटी रिलीज करने को तो तुम मेरे स्वॉर्ड पर मेंटेलिटी को रिलीज कर देना। ये सुनकर फैंग हाँ में जवाब देता है और दूसरी तरफ हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो उस बंदे का पीछा कर रहे थे और आगे से जाकर उसे घेर लेते हैं। जिसपे वो बंदा वहाँ से भागते हुए कहता है तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। इधर हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो सोच रहे थे कि मैं इस स्वॉर्ड को 10 साल से रखा हूँ, मगर आज से पहले रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये कैटाकॉम के पावर हाउस के लिए बना था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एविल सेक्ट वाले एक साथ 3 गोल्डन बॉडी के बंदों को भेजेंगे। अब मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो फैंग को उसकी मेंटेलिटी रिलीज करने को बोलते हैं। ये सुनते ही फैंग स्वॉर्ड पर अपना मेंटेलिटी रिलीज करने लगता है और हैरान होते हुए सोचता है इस स्वॉर्ड ने तो मेरे मेंटेलिटी को खींच लिया और ओल्ड मैन का भी बॉडी गोल्डन बन चुका है। इधर वो दुश्मन ये देखकर सोचता है उसके पास लॉन्गेटिव स्वॉर्ड क्या कर रहा है, ये तो डिस्ट्रॉय हो गया था ना, और मुझे नेगेटिव फीलिंग क्यों आ रही है। इधर जनरल भी बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ ओल्ड मैन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे और हवा में ग्रैंड मास्टर और एविल सेक्ट का बंदा फाइट कर रहे थे। इधर ओल्ड मैन अपने पावर का यूज कर रहे थे, तभी उनके कपड़े फटने लगते हैं और उनके मुंह से ब्लड बाहर आने लगता है। ये देखकर वो सोचते हैं मेरी ये सभी एनर्जी वेस्ट हो गई। ये देखकर फैंग उनसे पूछने लगता है क्या आप ठीक है, जिसपे वो हाँ में जवाब देते हैं। ये सुनकर फैंग उनसे पूछता है कि आप सही में रैंक 8 वाले बंदों को जान से मार सकते हैं, जिसपे वो कहते हैं अगर आज ग्रैंड मास्टर यहाँ पर नहीं आया होता तो मैं यहाँ पर फेमस होता और मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो रैंक 8 वालों को स्वॉर्ड से मार सकता हूँ। ये सुनकर फैंग खुश होते हुए उनसे पूछता है तो क्या आप ये टेक्निक मुझे भी सिखा सकते हैं? अभी मैं रैंक 4 पर हूँ, अगर मैं ये टेक्निक सीख गया तो मैं रैंक 6 को जान से मार पाऊंगा। वैसे ये जो आपके हाथ में है वो क्या लॉन्गेटिव स्वॉर्ड है? अभी कुछ देर पहले इसके अंदर से बहुत ही भयानक ऑरा निकल रहा था। उस टाइम मुझे लगा था ये स्वॉर्ड मुझे पीसेस में काट देगा। अभी अभी मैंने आपके लोअर बॉडी को देखा जो कि गोल्ड की तरह ग्लो कर रहा है और ये तो सिर्फ रैंक 8 वाले कर पाते हैं ना। तब वो बताते हैं कि इसे हाफ गोल्डन बॉडी कहा जाता है। वैसे मैं यहाँ पर रैंक 8 को मारने आया हूँ, अब तो मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। जिसपे फैंग पूछने लगता है तो क्या मैं भी गोल्डन बॉय बन सकता हूँ? अभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर की हेल्प करने के लिए 2 मास्टर उनकी तरफ जा रहे होते हैं। तब ओल्ड मैन कहते हैं अब लगता है सिचुएशन कंट्रोल में आ गया है, वैसे तुमने अच्छा काम किया है, अब ये तीनों एविल सेक्ट वाले यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। तब फैंग कहता है टीचर अब देखना बंद करो और चलो हम दुश्मन के कटे हुए सिर को देख कर आते हैं। फिर वो ओल्ड मैन का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। फिर ओल्ड मैन एक एविल सेक्ट के बंदे की डेड बॉडी देखते हैं और कहते हैं मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा ये वही है। जिसपे फैंग पूछता है क्या आप इसे जानते हो? तब वो बताते हैं ये टियान स्कूल का वाइस चांसलर था, मगर सबको लगा था कि ये मर चुका है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये अभी तक जिंदा है। इसका मतलब उस टाइम जो कैटाकॉम में हुआ था कहीं ये सब एक ट्रैप तो नहीं था। तभी फैंग उन्हें डिस्टर्ब करते हुए पूछता है ये जूते हाई रैंक के हैं ना? तब ओल्ड मैन बताते हैं ये अच्छे नहीं है। जिसपे वो पूछने लगता है क्या ये हाई रैंक के नहीं है? तब ओल्ड मैन बोलते हैं कि ये हाई रैंक के क्रीचर के स्किन से बना हुआ है, मगर गवर्नमेंट ने इसे यूज करने से बैन कर दिया था। इसे बिना परमिशन के नहीं रखा जा सकता है, ये गवर्नमेंट से लिया गया है। इसका मतलब जो एविल सेक्ट है वो कैटाकॉम में बिना किसी चेकिंग के एंटर कर सकते हैं। क्या वो छुप कर अंदर गए थे या फिर वो कैटाकॉम के एंट्रेंस पर कब्जा कर रखे हैं? हमें इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। हमें अभी कैटाकॉम के ओपनिंग के बारे में पता है, मगर उसका क्या जो हजारों साल पहले हुआ था हम श्योर नहीं है कि जीशान कैटाकॉम ही पहला एंट्रेंस था या फिर नहीं। फिर फैंग पूछने लगता है ये जूता तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसका मतलब मैं इसे रख सकता हूँ? जिस पर ओल्ड मैन कहते
नहीं, तुम इसे नहीं रख सकते हो, ये मेरा हुआ, ये तुम्हें बिलोंग नहीं करता बल्कि उस डेड बॉडी का है। हमें इसकी बॉडी को रिसर्च करने के लिए भेजना है और ये बहुत ही फायदेमंद है। उसके बाद फैंग किसी को कॉल करके बंदों को भेजने को बोलता है ताकि वो इन बॉडीज को यहाँ से हटा सके। उसके बाद दूसरे बॉडी को चेक किया जाता है जहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब ओल्ड मैन फैंग को निकालने को कहता है जो उसने छुपाया था। तब वो उस चीज को देखते हुए कहते हैं इनके पास ये भी है, जिस पे फैंग पूछता है ये किस चीज का मेडिसिन है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और क्या ये एक्सपेंसिव है। तब वो बताते हैं कि ये हाई रैंक का मेडिसिन है जिसे हर्ट होने के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जनरली उसे रैंक 9 वाले लेते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इसका मतलब कि एविल सेक्ट वालों में से 9 रैंक के बंदे भी है। जिसपे वो कहते हैं पहले हम श्योर नहीं थे मगर अब पूरी तरह से श्योर हो चुके हैं। वैसे इस बात को भूल जाओ क्योंकि ये हमारा मैटर नहीं है। जिसपे फैंग पूछता है क्या इसकी वैल्यू ज्यादा है? ये सुनकर ओल्ड मैन कहते हैं तुम सिर्फ पैसों के बारे में ही बात करते हो, वैसे ये कम से कम 50 मिलियन का होगा। ये सुनते ही फैंग की आंखों में लालच भर जाता है और वो उस मेडिसिन को उनसे मांगने लगता है। तब ओल्ड मैन उसे अपने आप से दूर रहने को बोलते हैं। दूसरी तरफ हम उस हाई रैंक के एविल सेक्ट के बंदे को देखते हैं जिससे ग्रैंड मास्टर फाइट कर रहे थे। वो बंदा जमीन पे पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका है। उसके आसपास बहुत से ग्रैंड मास्टर खड़े थे। देखते ही देखते वहाँ पर पुलिस और हायर ऑफिसर भी आ जाते हैं जो फैंग को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसके कारण से ही आज वो लोग इन्हें खत्म कर पाए थे। जिसपे जनरल पूछते हैं लोकल कमांडर कहाँ पर है? जिसपे वो जवाब देते हैं अभी कमांडर लोकल लोगों से पूछताछ कर रही है, मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ। जिसपे दूसरे मास्टर बोलते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, वो अपना काम कर रही है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसके बाद फैंग आगे आते हुए कहता है मिस्टर जेंग आप इन डेड बॉडीज को यहाँ से मत हटाना, मेरे लोग आकर इन्हें ले जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर जेंग हाँ में जवाब देते हैं। तब जनरल फैंग से कहते हैं तुम अभी रैंक 4 पर हो, इसीलिए तुम्हें एविल सेक्ट और इन सभी मामलों में दूर रहना चाहिए और इनमें घुसने की जरूरत नहीं है। तुम इन सभी चीजों से बाहर रहो। एविल सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट को मारना बहुत ही मुश्किल होता है, जब तक हमारी जान पर बात नहीं आती तब तक हम अपना लास्ट मूव यूज नहीं करते। अगर हमने इस सिटी में एंटर कर दिया होता तो तुम सोच भी नहीं सकते कि आखिर कितने लोग मारे जाते, इसीलिए इन लोगों को खत्म करना ही बेटर है। ये कहते हुए वो रैंक 8 के डेड बॉडी को उठा लेते हैं और बोलते हैं कि अब से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना और यहाँ के रूल्स को फॉलो करना। ये कहते हुए वो हवा में उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर फैंग सोचता ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी जी के ग्रैंडफादर बोलते हैं अब टाइम आ चुका है, जी वापस से स्कूल जाए, मैं अब यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए कभी और अच्छे से बात करेंगे। फिर बाकी के मास्टर भी काम को बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर फैंग मिस्टर जेंग के पास जाते हुए कहता है अब मुझे भी जाना चाहिए। ये सुनकर वो पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? जिसपे फैंग कहता है अब सब कुछ सेटल हो गया है ना, इसीलिए मैं स्कूल वापस जा रहा हूँ। हाई रैंक के 3 बंदों को मारने के बाद आप लोगों को वो इंसान तो मिल ही गया होगा जिसे आप लोग ढूंढ रहे थे। अब मेरा नानजियांग जाने का कोई भी फायदा नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और अभी कैटाकॉम्ब भी ओपन नहीं हुआ है, इसीलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर वो ओल्ड मैन के साथ जाने लगता है जिसपे वो पूछते हैं तुम यहाँ से भागने का ट्राई क्यों कर रहे हो? ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है मैं वॉर का माहौल स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। मास्टर्स यहाँ से निकल गए। फिर ओल्ड मैन और फैंग उन सभी रिसोर्सेज के बारे में बात करने लगते हैं जो उन्हें डेड बॉडीज के पास से मिला था। फैंग तो उन्हें रखना चाहता है मगर ओल्ड मैन उसे मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो कि सो रही थी। तभी उसका फोन का रिंगटोन सुनकर वो जग जाती है। उसके पास फैंग का कॉल आया हुआ था जो उससे पूछता है क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर वापस आ गए? फिर वो पूछती है क्या वो बाहर भी गए थे? ये सुनकर फैंग बोलता है उन्हें बता देना मुझे हर्ट एसेंस मिला है और क्या मैं उसे रख सकता हूँ या फिर मैं उसे कट करके उसका सैंपल भेजूं। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं अगर तुम्हें वो चाहिए तो सबसे पहले उसे कट करके उसका सैंपल भेजो। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है क्या वो जी के बातों को सुन रहे थे? तब फैंग कहता है मुझे अब नहीं चाहिए, मैं आपको भेज रहा हूँ। फिर कॉल कट करने के बाद वो सोचने लगता है इनके टोन से पता चल रहा है ये जी को बुली करते हैं, मुझे जी को सपोर्ट करना पड़ेगा और प्रोटेक्ट भी। इधर फैंग को पता चलता है हर्ट एसेंस को सिर्फ रैंक 9 का बंदा ही अलग कर सकता है। ये सुनकर फैंग का दिमाग
खराब हो जाता है और वो बोलता है, आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब हम न्यूज में देखते हैं जहां हर तरफ आज के फाइट के बारे में ही बताया जा रहा था। अब हम मिस्टर जैंग को देखते जो फैंग को एक वेपन गिफ्ट के रूप में दे रहे थे। वो बताते हैं कैसे इस ब्लेड से बहुत लोगों की जान गई थी, जिस कारण से इसे सील कर दिया गया था, मगर अब से ये तुम्हारा है और तुम इसे यूज कर सकते हो। फैंग उस ब्लेड को देखकर हैरान था। उसे साफ साफ उस ब्लेड के अंदर एनर्जी दिख रही थी। फिर फैंग उस ब्लेड को हाथों में लेते हुए उसे चलाता है। तभी अचानक से फैंग जिस तरह ब्लेड चलाया था उस तरह बड़ा सा होल हो जाता है। उसे पकड़ फैंग बहुत ज्यादा खुश था और सोचने लगता है अब वो कैसे बहुत सारे दुश्मनों को एक साथ खत्म कर देगा। तभी फैंग के पास सोसाइटी के बंदे आ जाते हैं और 1 मिलियन का फाइन मार देते हैं उसके ऊपर वॉल को डैमेज करने के लिए। ये सुनकर फैंग कहता है ठीक है, किसी को ढूंढ कर उससे सही करवा लो। और मनी मन सोच रहा था 1 मिलियन तो अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे जैसे ही ये ब्लेड मिला है वैसे ही मेरा वेल्थ वैल्यू 200 मिलियन से ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अब मेरे पास बिलियंस का वेल्थ है। फिर फैंग मिस्टर जैंग को थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगता है। अब हम फैंग को ओल्ड मैन के पास देखते हैं जहां वो 2 शूज दिखाते हुए पूछते हैं, मैं तुम्हें पहले बता दूं कि गवर्नमेंट हार्ट एसेंस को एक्सेप्ट नहीं करती। ये सुनकर फैंग परेशान होते हुए पूछता है आखिर गवर्नमेंट हार्ट एसेंस को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है। जिस पर वो कहते हैं अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो तुम्हें इसे ग्रैंड मास्टर से बेचना चाहिए। वैसे क्या तुम्हें डर नहीं है कि ओल्ड शैन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अगर तुमने इसे बेच दिया तो। ये सुनकर फैंग कहता है मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। फिर फैंग जूते के बदले क्रेडिट लेने के बाद ओल्ड मैन से कहता है कि आप मुझे स्वॉर्ड टेक्निक सिखा सकते हैं। मुझे एक ऐसा टेक्निक सीखना है जिससे मैं एक ही वॉर में किसी को भी खत्म कर सकूं। जिस पे ओल्ड मैन पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है वो टेक्निक आसान है। मैंने इस टेक्निक को बहुत पहले से सीख रखा था मगर इसके बारे में किसी को नहीं पता। तुम्हें अपने बॉडी माइंड फिजिक्स सब चीज को एक साथ करके अटैक करना पड़ेगा। अगर तुम किसी हाई रैंक को मारना चाहते हो तो इसमें तुम्हारे पैसे भी जाएंगे और इस टेक्निक को सीखने में भी बहुत खर्च होने वाला है। ये सुनकर फैंग उनसे पूछता है क्या इसमें मेरी जान जा सकती है। ये सुनकर वो उसे इस बारे में सोचने को बोलते हैं। तब फैंग कहता है मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहता, भले ही मैं मरूं या जिंदा रहूं, मुझे ये टेक्निक सीखना है ताकि मैं हाई रैंक वालों को भी हरा दूं। फिर ओल्ड मैन उसे सिखाने के लिए मान जाते हैं और उसे एक अच्छा सा वेपन लाने को बोलते हैं। जिसपे फैंग वही वेपन दिखाता है जो उसे मिस्टर जैंग ने दिया था। ये देखकर ओल्ड मैन बताते हैं कि ये फेमस ब्लेड में से एक है मगर फिर भी मेरा स्वॉर्ड सबसे ज्यादा फेमस है, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है क्यों ना मैं इनका स्वॉर्ड ही चुरा लूं, उसके बाद तो ये भी एक नॉर्मल 6 रैंकर बन जाएंगे। अब फैंग डायरेक्ट डीन के पास जाता है और इस कंपटीशन का पूरा डाटा देखने लगता है। तब डीन कहते हैं कि अब हमें स्कूल को 2 हिस्से में बांटना होगा, एक इलाइट होगा और दूसरा नॉन इलाइट स्कूल। ऐसे इलाइट स्कूल दूसरे इलाइट स्कूल को चैलेंज कर सकते हैं हर साल, मगर इससे नॉन इलाइट वालों को हल्का प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस मामले में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा ड्रीम है कि हम अपने स्कूल का 3rd रैंक मेंटेन करके रखे और 1st रैंक पर पहुंचने का ट्राई करें। ये सुनकर फैंग हैरान होते हुए पूछता है हम 3rd रैंक पर है। तब डीन बताते हैं अभी भी मिलिट्री स्कूल 1st रैंक पर है, तुम्हें पता है ना वो सभी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूं कि चैंगजुन रैंक 5 पर पहुंचने वाला है, इसीलिए तुम उससे बचकर रहना और कोई भी पंगा मत लेना। ये सुनकर फैंग समझ जाता है कि अब उसके पास सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं और उसे कंपटीशन से पहले रैंक 5 पर पहुंचना ही पड़ेगा। फिर वो डीन से कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। वैसे क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं इस हार्ट एसेंस को बेचने में। उसे देखते हुए डीन कहते हैं ये तो सिर्फ एक हेडमास्टर या उससे ज्यादा रैंक वाले लेते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इसे ह्यूमन हट से निकाला गया है। तब फैंग पूछता है कि इस चीज की जरूरत किसी न किसी को तो होगी ही और आप बहुत सारे मास्टर को जानते हैं और इसकी कीमत बस 50 मिलियन है, तो प्लीज आप इसे सेल कर दो। तब डीन कहते हैं ठीक है, मेरे कुछ दोस्त है, मैं उनसे पूछकर तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर फैंग थैंक्स बोलते हुए सोचता है इस हार्ट एसेंस को बेचने में बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता और मैं किसी से 50 मिलियन का डिमांड कैसे करता। चलो सही है, अब मेरा काम आसानी से हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रेलवे स्टेशन का सीन देखते हैं जहां युआन और उसके पेरेंट्स फैंग से मिलने के लिए आए होते हैं। फैंग उन्हें रिसीव करके अपने कार से उन्हें घर ले जाने लगता है। जाते हुए फैंग कहता है डैड आपको भी कार खरीद लेनी चाहिए
और लाइसेंस भी बनवा लेना चाहिए। इससे आपको आने जाने में आसानी होगी। ये सुनकर डैड कहते हैं, मुझे इसकी क्या जरूरत है, हमारा विलेज तो अभी बहुत ही छोटा है, वहाँ आसपास जाने के लिए कार की क्या ही जरूरत पड़ेगी। तभी युवान कहती है कि भाई मेरे लिए खरीद दो, मैं यहाँ तक कैसे चलकर आऊंगी। तब फैंग उसे अपने पैसों से खरीदने के लिए बोलता है। तब युवान उसे बताती है उसके पास तो सिर्फ कुछ हजार ही पैसे है, वो इससे कैसे खरीद पाएगी। तब फैंग उन्हें बताता है सबसे पहले वो घर जाएंगे, उसके बाद उसके स्कूल, और आप लोगों को सरीना से भी मिलना था ना। तब डैड कहते हैं हाँ, वैसे क्या ऐसी कोई बात है जो हमें उनके सामने नहीं बोलना चाहिए। ये सुनकर फैंग बोलता है हाँ, आप घर और बच्चों की बातें उनके सामने मत करना। तब युवान खुश होते हुए पूछती है, अगर आपकी टीचर मुझे नोटिस करेगी तो, और मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहेगी, इसका मतलब मुझे हाई स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर फैंग उसकी बातों को हंसते हुए टाल देता है। अब हम युवान को देखते हैं जो घर पहुंचकर हर चीज को बड़ी एक्साइटमेंट के साथ देखने लगती है। डैड भी घर को देखते हुए बहुत ही शॉक्ड होते हैं और उससे पूछते हैं, इतने बड़े से घर को खरीदने में बहुत सारे पैसे लगे होंगे ना। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसके पूरी फैमिली को स्कूल के बाहर देखते हैं, जहां स्कूल के गेट को देखकर उसकी पूरी फैमिली शॉक्ड थी। जब वो सभी अंदर जा रहे थे तब सभी बच्चे फैंग को ग्रीट कर रहे थे। ये देखकर युवान मुंह बनाने लगती है। तब फैंग उसे परेशान करते हुए कहता है, यहाँ का लीडर मैं हूँ, तुम नहीं। उसके बाद वो सभी सरीना से मिलने पहुंच जाते हैं, जहाँ मॉम डैड उन्हें कुछ गिफ्ट देते हुए फैंग के बारे में पूछते हैं। इधर युवान कहती है, टीचर तो बहुत सीरियस दिख रही है, मुझे तो इनसे डर लग रहा है। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, तुमने यहाँ आने से पहले क्या कहा था। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ मैजिक सिटी के स्टेडियम में कंपटीशन होने वाला था। फैंग अपने स्टूडेंट्स के पास आ जाता है, जहाँ वो पूछते हैं आप यहाँ पर कैसे। तब फैंग बताता है वो उनका फाइट देख रहा था और तुम सबने बहुत ही अच्छा किया टॉप 100 में आकर। ये सुनकर वो स्टूडेंट बताते हैं, सभी लोग यहाँ पर बहुत ही सीरियस है, इसीलिए हम सब नर्वस हो रही है। जिस पे फैंग कहता है कि प्रेशर लेना अच्छी बात होती है, तुम सबने अपने बोन को 2 बार होन कर रखा है, इसीलिए अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सब सिर्फ अपने ऊपर बिलीव रखो, बाकी सब अच्छा ही जाएगा। और उसके अलावा जो लोग बहुत टाइम से रैंक फर्स्ट पर है, उन्हें कॉम्बैट टेक्निक आता है, वो सब यहाँ पर एडवांटेज में हैं और जीत भी सकते हैं। यहाँ पर माओ स्कूल और मिलिट्री से कोई भी नहीं आया, इसी कारण से ये कहना सही नहीं होगा कि ये एक नेशनल कंपटीशन है। अभी हमारा स्कूल टॉप पर है, इसीलिए हमारा गोल है फर्स्ट पोजीशन हासिल करना। वैन तुम्हारे फादर चाइना के ग्रेटेस्ट फाइटर है, इसीलिए तुम्हें जीतना ही होगा। अगर तुम हार गई तो सिर्फ तुम्हें बुरा भला नहीं बोलेंगे, बल्कि तुम्हारे फादर को भी बोलेंगे। वैन लाइन की बेटी है। ये सुनकर वैन को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसके ऊपर बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी रख दिया है और वो उस जिम्मेदारी के बोझ से कुचली जा रही है। फिर फैंग वहाँ से उन्हें ऑल द बेस्ट बोलकर चला जाता है। उसके जाते ही वैन चिल्लाते हुए कहती है, अभी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं किया और ये चाहता है कि मैं फर्स्ट पोजीशन लेकर आऊँ। ये मेरे ऊपर इतना प्रेशर कैसे डाल सकता है। ये देखकर दूसरा स्टूडेंट उसे शांत करवाते हुए कहता है, अभी प्रेसिडेंट आस पास ही है। जिस पे वो गुस्सा करते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बातों को सुने। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।